हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले पार्ट 1 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यार, इतिहास का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का, सामाजिक विज्ञान का। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। जैसे 9th में प्रॉब्लम होती थी ना सर, फर्स्ट पार्ट का है, सेकंड पार्ट का है, तो वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इंग्लिश में जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो हमारी प्रथा है ये कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि संसाधन होता क्या है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभव हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वह संसाधन है। अब हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ उपलब्ध है, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है और जो प्रौद्योगिकी वाइज उपलब्ध हो, जिसको उपयोग करने की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं ना, आप तो नहीं, बट ये जो 11th 12th के बच्चे होते हैं, इस सुंदर कन्या को देख के बोलते नहीं कि हम आपके लिए चांद और तारे तोड़ के लाएंगे। ठीक है, ये वही बच्चे होते हैं वैसे जिनसे एग्जाम में पासिंग मार्क्स नहीं लाए जा रहे, तो ये चांद और तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं। तो अब देखो, चांद और तारे ये तोड़कर ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते, क्योंकि इसको चांद तारे तोड़ के लाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध ही नहीं है। तो हमारे लिए वो संसाधन नहीं है चांद और तारे। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना उस सुंदर कन्या के लिए। चलो, पहली बात, जो संसाधन है उसको उपयोग करने की हमारे पास, उसको निकालने की या बनाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी हम उसको संसाधन कह पाएंगे। दूसरी बात, वो आर्थिक रूप से संभव भी हो। मान लो एक वक्त के लिए कि वो जो सुंदर कन्या के लिए चांद तारे तोड़ के लाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है ना। आर्थिक रूप से भी संभव हो, मतलब उसको उस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके बनाने के लिए भी हमारे पास पैसा हो, आर्थिक रूप से हम संभव हो वो चीज़। जैसे कि अब वो खुद दूसरे की स्कूटी पे आया है, तो वो कैसे मतलब चांद पे जाने के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ करेगा? इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा? ठीक है। तीसरा है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो एक मंदिर है, मंदिर के नीचे बहुत सारा कोयला वगैरह है, तो क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी ये बोलेगी कि मंदिर तोड़ दो और मंदिर के नीचे से कोयला निकाल लो? नहीं बोलेगी ऐसा, है ना। तो संसाधन वही कहलाते हैं जिसको उपयोग करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, जिसको उपयोग करने की प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभव भी हो, यानी इतना भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पैसा ना लगे। ठीक है। नेक्स्ट है जो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, मतलब संस्कृति उसको, जो हमारा देश है, जो हमारा समाज है, उसको मान्यता भी दे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया हमको। नीचे आते हैं, मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मतलब मानव क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह से क्या करता है, प्रकृति के साथ, प्राकृतिक में जो भी चीज़ें उनके साथ क्रिया करता है और अपनी आर्थिक गति तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। ठीक है, और संस्थाएं वगैरह बनाता है जिससे उसके देश का डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? इस चैप्टर में से बार बार पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन होता है मानव संसाधन। ठीक है, मानव ही एक ऐसा संसाधन है जो अपनी कुशलता, प्रौद्योगिकी से किसी भी संसाधन को उपयोग लायक बनाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, चीनी, क्या चीनी खुद बन जाती है? नहीं, पहले गन्ना उगाना पड़ता है, फिर गन्ने को फैक्ट्री में भेजना पड़ता है, फिर फैक्ट्री में उससे बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है उससे। ठीक है, और ये सारा का सारा काम कौन करता है? मानव ही करता है। तो मानव ही ऐसा संसाधन है जो हर संसाधन को उपयोग लायक बनाता है। ठीक है जी। अब हम करेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखना है, फ्लो चार्ट बना के ऐसे ही लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला, संसाधनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, यानी हमें वो मिलते कहाँ से हैं। समापत्य के समाप्यता, ठीक है, समाप्यता के आधार पे, यानी वो समाप्त हो कब होते हैं या कब नहीं होते। तीसरी समझाऊंगा, डोंट वरी। स्वामित्व के आधार पे कि वो संसाधन किसके हैं, और विकास के स्तर के आधार पे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को किन किन चीज़ों में, किन किन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, वो संसाधन जिसमें जीवन होता है ना, वो जैव संसाधन होते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछली, है ना, ये हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि मछली को भी बहुत से लोग खाते हैं ऐसा। ठीक है, नॉन वेज। ठीक है, तो ये तो वो जैव संसाधन है। मानव भी एक जैव संसाधन है, वो सांस लेता है। पेड़ पौधे भी जैव संसाधन है, उनको हम उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन देता है हमें, तो वो भी एक जैव संसाधन है। ठीक है, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन होता है, ये होते हैं जैव संसाधन।
अब होते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जो अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वह संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हो गई, ठीक है, लोहे का हथौड़ा हो गया। अब लोहे जो लोहा है वो सांस थोड़ा ना लेता है, नहीं लेता ना वो, तो वह अजैव संसाधन कहलाता है। ठीक है जी, ये हमें समझ आ गया। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। दूसरा करते हैं हम समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पे देखते हैं। समाप्यता के आधार पे जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय योग्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक प्रक्रिया से दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो जिनको दोबारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं से। जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं आपको, सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी है। ठीक है, उसको हम कितनी बार भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डेली सूरज उगता है। ठीक है, और मई का महीना है तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि कितनी गर्मी और सौर ऊर्जा कितनी मिल रही है हमें। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी देखो खत्म होने वाली नहीं है, हवा तो हमेशा चलेगी। ठीक है, और वो दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं, तो वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन को आप सिंपल ये याद रख सकते हो कि वह संसाधन जो बहुतायत में हमारे मतलब बहुत आयत में हमारे पास उपलब्ध है और जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे कि कोयले को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे लोहे को भी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब दो होते हैं जो अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चक्रीय और एक होते हैं अचक्रीय। चक्रीय वो होते हैं जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। जैसे हैमर हो गया, हथौड़ा होता है, उसको एक बार कील ठोकने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और चक्रीय में होता है ईंधन यानी अचक्रीय में होता है ईंधन जिसका आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि कोयला एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सुंदर कन्या का मेकअप एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये होते हैं हमारे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब होता है कि ये संसाधन किसके हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, वह संसाधन जिनका स्वामित्व निजी हाथों में हो, जो किसी एक बंदे का हो ना जो संसाधन, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आईफोन, ठीक है, क्या मेरे पास है नहीं बट मैंने लिखा है, और घर खरीद लूँगा मैं आईफोन, डोंट वरी, अगले साल किडनी बेच के। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन वह होते हैं जिनका स्वामित्व किसी निजी हाथों में हो। ठीक है, जैसे आईफोन हो गया, घर हो गया। वैसे घर भी मेरे नाम नहीं है बट मैंने लिख दिया। ठीक है, तो समझ आ गया व्यक्तिगत। जैसे कि मेरा फ़ोन हो गया, मेरी घड़ी हो गई, ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन है। नेक्स्ट करते हैं सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व वो होते हैं, यह संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यह जैसे कि आपके सोसाइटी का पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया। एक एग्जाम्पल और भी लिखा है, ठीक है, वो लिखा है शमशान भूमि। ये मैं लिखना नहीं चाहता था बट बुक में लिखा हुआ था, मैं क्या करता। ठीक है, तो शमशान भूमि भी, ये भी सामुदायिक स्वामित्व है इनका भी, मतलब ये सबके लिए। ठीक है, समाज के सभी लोगों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो सोसाइटी का पार्क होता है उसमें उसी सोसाइटी के लोग जाते हैं, तो ये क्या होता है, समुदाय का होता है। वह संसाधन जो किसी समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं वह सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में आपको सिंपल सा बताऊं ना, एक देश के अंदर जो भी संसाधन होते हैं, ठीक है, उसके साथ देश के सीमा से 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर दूर का जो एरिया होता है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मेरे कहने का मतलब दोबारा बताता हूँ। जैसे एग्जांपल सुनो, जैसे एक तो समझ आ गया कि आपको भारत के अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भारत का, और एक पतंग नहीं है, ये इंडिया है। ठीक है, आपको पतंग लग रही होगी बट मैंने इंडिया बनाया है। ये जिनको पतंग लग रहा है उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, एक देश की सीमा के अंदर आने वाले सारे के सारे संसाधन, साथ ही में देश की सीमा के 22.2 किलोमीटर दूर का जो एरिया होता है। मान लो अगर यहाँ पर अगर कोई नाव वगैरह आती है तो वो भी देश का संसाधन ही माना जाएगा। यहाँ पर कोई नाव मिलती है इस 22 किलोमीटर अंदर के एरिया में, तो वो भी संसाधन कहलाएगी, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी। ठीक है, सारे खनिज पदार्थ, जल, एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवन, ठीक है, भूमि,
और 22 समुद्री मील तक समुद्री महासागरीय क्षेत्र व इनमें पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संपदा हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर 22 किलो, मेरे देश की सीमा से 22 किलोमीटर दूर, पानी के एरिया में 22 किलोमीटर दूर तक मेरे को अगर कोई नाव दिखती है तो वो भी भारत की ही होगी, यानी भारत का ही उस पर स्वामित्व होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमको समझ आ गया। अब एक होते हैं देखो इसमें सिंपल है ना, पहला जो एक बंदे की हो, दूसरा एक समाज की हो, तीसरा एक देश की हो, एक चौथा भी होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रण करती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अभी मेरे को ये समझ आ गया कि जो हमारा देश है, देश के 22.2 किलोमीटर का एरिया जो होता है वो देश का ही होता है, बट वो संसाधन जो किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 समुद्री मील के दूर का एरिया हो ना, ठीक है, और वहाँ पर कोई संसाधन हो, जैसे इंडिया है, यहाँ पर कोई दूसरा देश है और इनसे 200 मील दूर पे यहाँ पर मान लो कोई भी एरिया है, तो वो संसाधन जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और अगर उसका उपयोग करना है ना तो हमें पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अंटार्कटिका सुना होगा आपने, ठीक है, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ठीक है, वो किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर उसके आसपास, यानी अंटार्कटिक के आसपास 200 किलोमीटर तक कोई भी देश नहीं है। ठीक है, तो वो जो संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, वो किसी भी देश का नहीं है। समझ गए, जो संसाधन किसी भी देश का नहीं होता और जो किसी भी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक होता है, वह संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं और किसी भी देश का इस पर अधिकार नहीं होता। और अगर इसका उपयोग करना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से ही करना पड़ता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या होती है, एक है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अगर मान लो हमको अंटार्कटिक का यूज़ करना है कोई भी रिसर्च वगैरह के लिए, ओजोन लेयर के लिए कुछ भी यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यानी यूएन के पास जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनसे परमिशन लेंगे। अगर उन्होंने दे दी तो ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं दी तो हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं विकास के स्तर पे। विकास के आधार पर जो भी संसाधन के प्रकार होते हैं, विकास के स्तर पर 4 प्रकार के होते हैं संसाधन। ठीक है, तो पहला पढ़ लेते हैं संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होते हैं, यह वह संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो, जो देश के अंदर तो है, मतलब वो अभी है संसाधन, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा रहा। जैसे कि राजस्थान में हमें पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है और गुजरात में बहुत ज़्यादा हवा है, हम चाहे तो वहाँ पर सौर ऊर्जा का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहे। कोई भी रीज़न हो सकता है, हम पैसे नहीं है हमारे पास, या हम करना नहीं चाहते, आगे के लिए बचाना चाहते, कोई भी, मतलब इसमें ये नहीं दे रखा कि क्या वजह है जिससे हम संभावी संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे। संभावी संसाधन समझ आ गए ना, ये वह संसाधन है जो प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा अभी, जैसे राजस्थान और गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है जी, दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, और इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब हमें पता है, विकसित संसाधन वह होते हैं जिनका पता है कि यह संसाधन कितनी मात्रा में और कितनी गुणवत्ता में उपलब्ध है। ठीक है, जैसे कोयला हमें पता है कि इतना, जैसे बोला जाता है कि हमें पता है कि इंडिया में 1 लाख किलो टन जो कोयला है। ठीक है, तो वह संसाधन जो हमें पता है कि कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है और कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उसको हम विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट भंडार। ठीक है, भंडारा नहीं लिखा हुआ है, अगर आप भंडारा पढ़ रहे हो ना उसे, तो फिर दिक्कत है दोस्त। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु अभी उन्हें उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि जैसे समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो, उसका वाटर का आपको फॉर्मूला पता ही है, H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। परंतु जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, उसके अंदर तो ऑक्सीजन है। तो पानी के अंदर हम सांस नहीं ले पाते और उसके अंदर फिर भी ऑक्सीजन होता है, मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है तो हम उस ऑक्सीजन से सांस नहीं ले पाते। ठीक है, तो उसको उपयोग करने की हमारे पास टोटल टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी वह संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है परंतु उसे उपयोग करने की हमारे पास अभी पर्याप्त प्रौद्योगिकी नहीं है। ठीक है जी, जैसे मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल बताया कि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है परंतु उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम पानी के अंदर अपना सर डालेंगे तो दम घुट सकता है हमारा, ट्राई मत करना। नेक्स्ट है कि संचित कोश। ठीक है, अब ये संचित कोश क्या होता है ये देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ जी, संचित कोष यह संसाधन भंडार का हिस्सा है, ये इन्हीं का हिस्सा है। अब भंडार में मैंने क्या बताया था, जिनको यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, परंतु संचित कोष में क्या होता है कि हमारे पास उनको उपयोग करने की प्रौद्योगिकी भी है, परंतु इनका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा। इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, हमें ये देखो यही कन्फ्यूजन होती है, लास्ट में ही दोनों इनको कन्फ्यूजन होती है। संभावी संसाधन वह है जो विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा रहा, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, विकसित संसाधन वो होते हैं जो हमें पता है कितनी मात्रा में और कितनी गुणवत्ता में, जैसे कोयला। भंडार का एग्जाम्पल दूं तो भंडार वो होते हैं जिनको यूज़ करने की हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, और संचित वो होते हैं, संचित कोष वो हैं जिनको उपयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि भविष्य के लिए बचाया जा रहा है। अब इसमें संचित कोष में और संभावी में, दोनों में डिफरेंस यही है कि संचित कोष में क्या होता है कि हम संसाधनों को उपयोग करने की टेक्नोलॉजी है बट हम बाद के लिए सेव करना चाहते हैं, बट इसमें संभावी में कोई रीज़न नहीं लिखा कि हम उनका उपयोग अभी क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी अपलोड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करो, ठीक है, कर देना खुद ही, नहीं तो मैं फिर सुंदर कन्या का वास्ता दूंगा, फिर तो आप ज़रूर करोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, और साथ ही में न्यू चैनल का। उस पर अभी कुछ अपलोड नहीं किया है क्योंकि 10th प्रायोरिटी है, आपकी 10th को अच्छा बनाना है जिससे कि आप भी उन सुंदर कन्याओं के पीछे ना पड़ो, जैसे कि वो 11th और 12th वाले बच्चों का उदाहरण दिया था मैंने। ठीक है, सुंदर कन्या आपके पास आए, इतना इंटेलिजेंट बनो आप। ठीक है, तो उसको भी सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो तो पता ही है। एंड टेलीग्राम ग्रुप, यार नोट्स चाहिए हो ना इनके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका। ठीक है, एंड जीपी लिंक से होगा। जीपी लिंक कैसे ओपन करना है उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर आपसे ना हो तो कमेंट कर देना, मैं अपना नंबर दे दूंगा, वैसे तो पता ही होगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो कि कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे कैसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।